हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी की टेस्ट श्रृंखला के अंदर आज हम तीसरे टेस्ट के विषय में बात करने वाले हैं, जिसका सिलेबस है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में ही अपनी बात करेंगे। पिछले दोनों टेस्ट भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित थे। इस टेस्ट के अंदर जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो है 25 और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रीट एसएसटी की जो कंप्लीट सिलेबस की क्लासें हैं वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसका जो है लिंक आई बटन पर दिया हुआ है। वहां पर जा करके आप उन प्लेलिस्ट को देख करके आप अपना सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं दोस्तों। लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, 9th यूनिट बची हुई है, वो आपकी चल रही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वो क्लासेस भी आप देख रहे होंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को और बात करते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों व उनकी स्थिति के सुमेलित युग्म कौन से हैं। यानी हमारे पास में कुछ युग्म दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो पहला है कालीबंगा राजस्थान, दूसरा है सुरकोटड़ा भुज या कच्छ गुजरात में है, तीसरा कोट दीजी सिंध में है, या फिर चौथा है जो है हमारा बनवाली हरियाणा। इन चारों में से हमें सही सुमेलित को छांटना है। और जो हमारे पास में विकल्प उपस्थित हैं, क्या केवल पहला सही है या पहला दूसरा दोनों सही है, तीसरे विकल्प में पहला दूसरा तीसरा दे रखा है, और चौथे विकल्प के अनुसार क्या सारे के सारे सही हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कालीबंगा बिल्कुल राजस्थान में ही है, तो ये सही है। सुरकोटड़ा जो है वो भुज कच्छ गुजरात में है, ये भी सही है। कोट दीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर ज़िले में है, तो ये भी स्थित है और ये भी सही है। और बनवाली हरियाणा जो है ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि ये सारे के सारे सुमेलित है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा हम बात कर लेते हैं थोड़ी कोट दीजी के विषय में कि ये कहाँ है। सिंध प्रांत के खैरपुर ज़िले में है। कहाँ है दोस्तों? सिंध प्रांत के खैरपुर ज़िले में है। और इसकी जो खोज की गई थी 1935 के अंदर धुर्य के द्वारा। किसके द्वारा? धुर्य के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और इसका जो उत्खनन का कार्य किया था, इसका उत्खनन का कार्य करने वाले थे फजल अहमद खान। फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन किया था। लगभग 1955 से 57 की ये बात आती है जब इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि संभवतः मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो पाषाण कालीन हमारी सभ्यता थी, पाषाण कालीन सभ्यता का अंत माना जाता है, सभ्यता का अंत माना जाता है, और हड़प्पा सभ्यता का विकास माना जाता है। तो कोट दीजी कहाँ है? सिंध में है, खैरपुर में है। खोज 1935 में देखिए धुर्य ने की थी, उत्खनन फजल अहमद के द्वारा किया गया था 1955-57 के आसपास। और ये पाषाण कालीन सभ्यता का अंत और हड़प्पा सभ्यता का विकास माना जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम थोड़ी बात बनवाली के विषय में भी कर लेते हैं दोस्तों। ये कहाँ है? बनवाली हरियाणा में है। कौन सी नदी? देखिएगा सरस्वती नदी के किनारे था। वर्तमान की बात करें तो घग्गर नदी का नाम इसमें आता है दोस्तों। ये इसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है रविंद्र सिंह विष्ट ने की थी। खोज किसने की थी? RS विष्ट के नाम से भी जानते हैं। रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा जो है इसकी खोज और उत्खनन का कार्य किया गया था। 1973 से 4 के बीच में ये टाइम माना जाता है। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ देखिएगा जल निकास प्रणाली का अभाव माना जाता है। यहाँ पर हमें जल निकास प्रणाली देखने को नहीं मिलती है, ये बाकियों से इसीलिए अलग हो गया। और बनवाली में देखिएगा तांबे के हमें क्या मिले हैं? बाणाग्र मिले हैं। तांबे के बाणाग्र यानी बाणों के आगे का हिस्सा हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिएगा सोने की परत वाले मनके, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। सोने की परत वाले मनके हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। मतलब कि जब यहाँ से सोने की परत वाले मनके प्राप्त हो गए तो ये कोई गरीब सभ्यता तो थी नहीं, ये काफ़ी संपन्न और सुदृढ़ सभ्यता मानी जाती है। तो ये बनवाली की बात थी कि कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है इसका उत्खनन और खोज की थी। इसमें देखिएगा जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया गया है और सोने की परत वाले मनके यहाँ से मिले हैं। तांबे के बाणाग्र भी हमें यहाँ
से प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किस स्थान से प्राक हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी हड़प्पा से भी पहले का प्राक हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त होता है। कालीबंगा, सुरकोटड़ा और धोलावीरा और मोहनजोदड़ो, इनमें से जो सही आंसर है वो है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से 2 स्तर हमें प्राप्त होते हैं सभ्यता के। निचला जो स्तर है वो प्राक हड़प्पा सभ्यता का है और जो ऊपरी स्तर जो है वो हमारा हड़प्पा संस्कृति का माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है दोस्तों। एक दो बार इससे संबंधित क्वेश्चन की अपनी बात भी हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो चुका होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से पशु थे, तो आप अगर याद करें तो क्या चीता व गेंडा था, गेंडा व भैंसा था, भैंसा और हाथी था, या फिर ये चारों थे दोस्तों। तो याद आ चुका होगा, इसका सही आंसर था ये चारों हैं दोस्तों। चीता भी है, गेंडा भी है, भैंसा भी है और हाथी भी है। यहाँ पर कभी आपको बाघ लिखा हुआ भी मिल सकता है दोस्तों। बाघ आए तो बाघ कर लेना, क्योंकि ऑप्शन ये एक परीक्षा में पूछा जा चुका है, उसमें चीता ही लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको एज इट इज ही दिया है। हो सकता है कि आपके चीता न आकर के कभी बाघ दे दे, तो लेकिन आंसर क्या होगा, यही होगा दोस्तों। तो चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी, इसी रूप में अगर कभी प्रश्न पूछ लें तो ये चारों ही पशु जो थे उसके चारों ओर फैले हुए थे दोस्तों, चारों ओर उनको बैठाया गया था। तो ये चारों ही पशु जो हैं वो उनको चारों ओर से घेर रखा है, जिसे हम पशुपति कहते हैं दोस्तों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न जो है हमारा, ये भी एक अलग प्रकार का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के एक स्थल, यानी एक ऐसा स्थल है जहाँ से एक मृद भांड प्राप्त हुआ, एक भांड प्राप्त हुआ है जिसपे एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र के सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद हमें दिलवाता है। तो यह भांड बताना है कि किस स्थल से प्राप्त हुआ है, लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोटड़ा से या फिर हड़प्पा से। तो ये जो दृश्य है ये हमें प्राप्त होता है लोथल से। देखिएगा ये जो चित्र है इसमें कौवा और लोमड़ी का चित्र है। किसका चित्र है, कौवा और लोमड़ी का, और उसी आधार पर जो है इसे पंचतंत्र से रिलेटेड किया गया है। पंचतंत्र से संबंधित करने वाले कौन थे, बीबी लाल, ये नाम आप सुन चुके होंगे। बीबी लाल ने इसे पंचतंत्र की कहानी के पात्र बताया है, कौवा और लोमड़ी को। यहाँ एक और जो विशेष बात है, किसकी बात अपने कर रहे हैं, लोथल की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और अपवाद स्वरूप अपने ये चीज़ भी देख सकते हैं, जिसके लिए ये जाना जाता है कि यहाँ जो मकान थे, मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य पहचान है कि इसमें जो दरवाजे थे वो पिछली गली में खुलते थे। तो यहाँ पर पिछली गली में न खुल करके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। और कभी इस प्रकार के अपवाद के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। किस स्थल से हमें कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। IAS प्री का क्वेश्चन है ये, फिर भी कभी पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है हमारे पास में लोथल से, कालीबंगा से, या फिर सुरकोटड़ा से, या फिर हड़प्पा से। दोस्तों क्या कहा हमने, कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोटड़ा से या हड़प्पा से। दोस्तों इसका सही जो आंसर है हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक R37 नाम का कब्रिस्तान भी हमें मिलता है, नाम ये इसको दिया हुआ है। दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं छठे प्रश्न की। हड़प्पा संस्कृति के किस पुरास्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस पुरास्थल से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी कब्रिस्तान वहां पर देखने को नहीं मिले हैं। तो वो कौन सा है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, या फिर वो रोपड़ है, या फिर वो मोहनजोदड़ो है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य या कब्रिस्तान के प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। दोस्तों इसके बाद में अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, यानी हमें इसका काल बताना है। ताम्रपाषाण कालीन है, तृतीय कांस्य कालीन है, नवपाषाण कालीन है या लोह कालीन है। इन्होंने पहली बार कांस्य का प्रयोग किया था, इसलिए इसे हम कांस्य कालीन यानी तृतीय कांस्य कालीन इसका सही आंसर होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा तृतीय कांस्य कालीन। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपनी बात कर रहे थे दोस्तों। हड़प्पा के बारे में एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ। हड़प्पा जो खुदाई हुई थी उसी के विषय में बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें गेहूँ और जौ के दाने भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से हमें गेहूं और जौ के दाने प्राप्त होते हैं, जिससे मिश्रित फसल होने का अनुमान लगाया जाता है कि मिश्रित फसलें हुआ करती थी दोस्तों। जो और सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी हड़प्पा को ही कहा जाता है। यहाँ से जो हमें मुद्राएं प्राप्त होती हैं, हड़प्पा से जो हमें मुद्रा प्राप्त होती हैं, वो देखिएगा दो प्रकार के चित्र वहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, या तो मातृ देवी के, या फिर हमें जो दूसरा होता है एक गरुड़ का चित्र प्राप्त होता है, जिसने सांप को पैरों के नीचे दबा रखा है। सांप को पैरों के नीचे दबाए हुए गरुड़ की फोटो प्राप्त होती है, और मातृ देवी की भी फोटो हमें प्राप्त होती है, जिसमें किसी महिला के गर्भ से जो पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इसी कारण से इसे उर्वरता की देवी भी अपने कहते हैं दोस्तों। तो ये हड़प्पा से संबंधित एक दो बातें थी। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विशेषताएं हैं, यानी सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है वो किस प्रकार का था। तो यहाँ नगरों के अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे, बिल्कुल थे। सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ये इसकी पहचान है। सुव्यवस्थित जल निकासी भी पहचान मानी जाती है। मकान ईंटों के बनाए हुए हुआ करते थे। अनाज रखने को भी ये तैयार रखते थे। अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, पहला, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर सारे सही हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि ये सारी ही बातें सही हैं। नगरों के अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे, समकोण वाली बात भी सही है, सुव्यवस्थित जल निकासी भी है, ईंटों के बने मकान भी हैं, और अनाज को रखने के लिए भी ये स्थान बनाया करते थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सा सही है, सही बताना है हमें। ये तृतीय कांस्य कालीन थी, तो ये पढ़ चुके हैं, ये सही बात है। ये व्यापार प्रधान थे, नगरीय थी, बिल्कुल थी। व्यापार इनके विदेशी व्यापार भी होते थे, तो व्यापार प्रधान भी थी, शांति मूलक भी थी, और समष्टिवादिनी भी थी, तो ये थी। और इसके अलावा देखिए ये हिंदू देवता मूलक थी, शिव के प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ लेख, गणना, भाप का प्रयोग किया, माप का प्रयोग है ना, माप का प्रयोग करती थी। तो देखिएगा इनमें से कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, सातवां, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर सारे सही हैं। तो इसका सही जो आंसर है कि ये सारे के सारे सही हैं दोस्तों। तो ये तृतीय कांस्य कालीन भी थी, ये नगरीय भी थी, व्यापार प्रधान भी थी, शांति मूलक भी थी, समष्टिवादिनी भी थी, हिंदू देवता मूलक भी थी। इसमें देखिएगा लेखन भी होता था, गणना भी होता था, माप का प्रयोग भी ये किया करती थी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के संबंध में। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है सिंधु सभ्यता की विश्व को देन क्या है। सिंधु सभ्यता की विश्व को क्या देन मानी जाती है? शांति प्रियता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नागरिक जीवन और शहर की सफाई। देखिएगा शांति प्रिय थी, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, नागरिक जीवन भी था, और शहर की सफाई भी यहाँ हुआ करती थी। कौन से ऑप्शन इनमें से सही होंगे? पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो बिल्कुल शांति प्रियता की बात अपने कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता ही था, नागरिक, क्योंकि ये तो था ही नगरीय सभ्यता है। इसके अलावा शहरों की सफाई की व्यवस्था भी अच्छी थी, नालियां बनाई हुई थी। तो इस प्रकार से अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो ये चारों के चारों ही तथ्य क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये चारों ही जो है विश्व को देन मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। आगे अपने बात करते हैं 11वें प्रश्न की। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में होता था? देखिए मुद्राएं अधिकतर जो बनी वो चौकोर हुआ करती थी, ये बात अपने पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें बताना है कि हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? सेलखड़ी का, कांसा का, तांबा का, या फिर लोहा का? देखिएगा लोहा से तो ये परिचित ही नहीं थे, कांसे का नहीं था, या तांबे का नहीं था, या सेलखड़ी का नहीं था। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इनमें से सही आंसर जो होगा वो होगा सेलखड़ी
खड़ी, अधिकतर जो मुद्राएं हैं उनका निर्माण सेल खड़ी से हुआ करता था। तो इसका सही आंसर होगा सेल खड़ी। 12वें प्रश्न की अपनी बात करते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जो किसका जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किया करते थे? तो इसका सही आंसर होगा कपास। कपास के उत्पादन में ये सर्वप्रथम हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो आपको ये बताना है कि ये खोज जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, यानी ये पैमाने कहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से, हड़प्पा से, या फिर चहुंदड़ों से, या फिर लोथल से। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो ये हमें प्राप्त होते हैं लोथल से। लोथल से हमें माप तोल के जो हैं संकेत हमें मिलते हैं, और यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ है वो है हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना हमें यहाँ से मिला है, जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि ये माप तोल से परिचित थे। आगे देखिएगा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त हुआ करता था? तो जो हमारे पास में ऑप्शन है, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका जो सही आंसर है वो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग जो है उस समय समाज में हुआ करते थे। और अगर ये नहीं आए ऑप्शन में तो आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। राजनीतिक तौर पर पुरोहित हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, श्रमिक हुआ करते थे और शिल्पी हुआ करते थे। ये वर्ग भी हमारे यहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार से भी बांटा गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसके हिसाब से आपका सही आंसर यही होगा, यानी विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक इसमें हुआ करते थे। अगले 15वें प्रश्न की बात करें तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होती है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर रंगपुर से? दोस्तों तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें देखिएगा प्रस्तर मूर्ति की बात करें, पुजारी मिला है। कौन सी? प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति जो है हमें पुजारी की प्राप्त होती है। हड़प्पा से हमें 2 पाषाण मूर्ति प्राप्त होती है। 2 पाषाण मूर्ति प्राप्त होती है, एक है लाल और एक है काले पत्थर की। तो लाल पत्थर वाली जो है वो मानव की है, जिसे हम पुजारी कह सकते हैं, और काले पत्थर वाली जो है वो नर्तकी की मूर्ति है दोस्तों। तो हड़प्पा से हमें 2 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती है, एक मानव की है और एक नर्तकी की है। यहाँ देखिएगा हमने क्या पूछा था कि पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कौन सी धातु हमें नहीं मिली है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या फिर लोहा? देखिएगा ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तांबा, स्वर्ण के संकेत भी मिलते हैं, चांदी भी हमें प्राप्त होती है, चांदी का मुकुट भी प्राप्त हुआ है, लेकिन लोहे के संकेत हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। तो इसका जो सही आंसर होगा इन ऑप्शन के हिसाब से होगा लोहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपनी सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं? रोपड़ से, बनवाली से, कालीबंगा से या फिर आलमगीरपुर से? तो हमने क्या पूछा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और ये खेत जो बने हुए हैं वो किस पैटर्न पर हैं? वो ग्रिड पैटर्न पर बने हुए हैं दोस्तों। इनमें जो फसलें हैं वो ग्रिड पैटर्न पर हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं 18 नंबर की कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं विश्वास करते थे, किस पर करते थे? आत्मा और ब्रह्म पर, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृ शक्ति में? तो क्या आंसर होगा इसमें से? आत्मा और ब्रह्म तो बहुत बाद में आते हैं दोस्तों। कर्मकांड ये नहीं किया करते थे इतने ज़्यादा, यज्ञ भी उस समय नहीं थे। तो कॉमन सेंस के हिसाब से इसका सही आंसर भी क्या आता है? मातृ शक्ति ही आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मातृ शक्ति में ये विश्वास किया करते थे। अगले प्रश्न की अपनी बात करें 19 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? लिपि के बारे में हम बात करें तो तमिल है, ब्राह्मी है, अरबी है या ज्ञात नहीं है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ये अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसकी जो लिपि है हम उसे कहते हैं ब्रुस्टोफेदन लिपि। ब्रुस्टोफेदन लिपि, ब्रुस्टोफेदन लिपि कहते हैं इसे। गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। और किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये दोनों तरफ लिखी जाती है, दोनों तरफ लिखी जाती है। उस लिपि को हम देखिए ब्रुस्टोफेदन लिपि कहते हैं दोस्तों। और ये देखिएगा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और
बाएं से दाएं दोनों तरफ लिखी जाती है, इसलिए इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। ये जो लिपि है वो चित्रात्मक है। ये देखिएगा भाव चित्रात्मक लिपि की श्रेणी में आती है। भाव चित्रात्मक लिपि की श्रेणी में आते हैं। किसी प्रकार से भी आपसे पूछे उत्तर आपका निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसे हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, पढ़ने में सफलता नहीं मिली है दोस्तों। इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी जो लिपि मिली है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। आगे अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार था, या मिट्टी के बर्तन थे, या बढ़ईगिरी थे? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो थी कृषि। कृषि प्रधान ये हुआ करती थी। कृषि के बाद में पशुपालन भी हुआ करता था। इसके अलावा ये व्यापार भी किया करते थे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में कालीबंगा की सेतु प्रसिद्ध है। कालीबंगा को किस लिए जाना जाता है? चट्टान की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, या मिट्टी के पात्रों के लिए? मिट्टी की चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है कालीबंगा। तो इसका नाम है काली चूड़ियाँ। बंगा का जो तात्पर्य है वो चूड़ियों से लेकर के चलते हैं हम, काली चूड़ियाँ। यहाँ पर मिट्टी के भांड भी काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होते हैं, यानी मिट्टी के पात्र हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी के पात्र। अगले प्रश्न की हम बात करें, सिंधु सभ्यता में धोलावीरा जो है वो किस हेतु प्रसिद्ध है? चट्टान की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, या जल संरक्षण के लिए? तो धोलावीरा जो प्रसिद्ध है वो जल संरक्षण के लिए है। जल संरक्षण के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 23 नंबर की, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्न में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? यानी निम्न में से कौन सा कालीबंगा में नहीं मिला है? काले रंग की चूड़ियाँ, तो कालीबंगा तो नाम ही है। अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, या फिर युगल शवाधान? देखिएगा यहाँ हम कॉमन सेंस के हिसाब से निकालें, या जो अभी तक हमारा पूर्व ज्ञान है। काले रंग की चूड़ियाँ तो इसका नाम ही है। अग्निकुंड के साथ से हम पढ़ चुके हैं। जुते हुए खेत की भी अपने बात कर चुके हैं। तो बचा कौन सा? युगल शवाधान, यानी ये प्रमाण हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं दोस्तों। या तो प्रश्न का उत्तर आपको आता है या फिर नहीं आता, यानी 4 में से अगर आप 3 में श्योर हो जाएं कि ये तो नहीं हो सकते हैं, फिर चौथा चाहे आप नहीं भी जानते हो तो भी आप उसे टिक कर सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा दोस्तों। और यही टेक्निक काम करती है जब आप परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर निकालते हैं, क्योंकि जो देखिएगा सिलेक्शन होना और नहीं होने में 2-3 प्रश्नों का फर्क रहता है, और वो इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं कि किस प्रकार से बुद्धि का उपयोग करके आप लोगों से 2 क्वेश्चन ज़्यादा हल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24वां जो हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही नहीं है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिलता है। यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। तो इसका जो सही आंसर है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लोह के बारे में ये ज़्यादा नहीं जानते थे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न की कि ऋग्वेद और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे। वैदिक लोग और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? रोमिला थापर है, आर.एस. शर्मा है, बीबी लाल है, या फिर एच.डी. सांकलिया है? तो इसका जो सही आंसर है बीबी लाल। बीबी लाल ये मानते थे कि ऋग्वेद और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे, वही आगे जाकर के हड़प्पा सभ्यता वाले लोग ही वैदिक सभ्यता का निर्माण करते हैं। तो ऋग्वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे, ऐसा मानने वाले कौन थे? बीबी लाल थे दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगली टेस्ट सीरीज के अंदर हम बात करेंगे यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 2 के विषय में, जो है वैदिक संस्कृति। इसमें भी जो प्रश्न होंगे वो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ ही होंगे दोस्तों, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो, टेस्ट के कुछ प्रश्नों से आपने कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के टेस्ट जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इनकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अतुल्य RS पर मिल जाएगी, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaRS.in है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो देखिएगा ऑनलाइन टेस्ट भी हमारी अवेलेबल है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है अतुल्य RS। वहाँ
से जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट जो है रीट एसएसटी के 12 यूनिट के पूरे टेस्ट वहां पर आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आप हर यूनिट की तैयारी करें और वहां से अपनी जांच परख कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के टेस्ट के अंदर, तब तक इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।